नमस्कार साथियों, एसपी क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को पहली बार किसने लिखा था। घासाद तानसी, उनके बारे में हमने पूरा वर्णन कर लिया था। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को किसी भारतीय विद्वान के द्वारा पहली बार लिखा गया, उनका क्या नाम था, तो बताइए मुझे। उनके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण। तो किसी भारतीय विद्वान के द्वारा पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, उनका नाम था ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा हिंदी भाषा में पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। उनकी पुस्तक का नाम था शिव सिंह सरोज। इस नाम से उन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी? सन 1883 ईस्वी में। लेकिन इनके बारे में मैं आपको बता दूं, सन 1878 ईस्वी में उन्होंने पहली बार किताब लिखी थी, परंतु उस किताब में बहुत सारी कमियां थी। फिर द्वितीय बार उन्होंने सही क्रम में जमा करके शुद्धिकरण के साथ में 1883 ईस्वी में शिव सिंह सरोज नाम से पुस्तक लिखी। लेखक थे ठाकुर शिव सिंह सेंगर। और इनके विषय में हमें यह याद रखना है कि किसी भारतीय विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन प्रथम प्रयास, अर्थात कि किसी भारतीय विद्वान के द्वारा पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, तो वह थे ठाकुर शिव सिंह सेंगर और उनकी पुस्तक का नाम था शिव सिंह सरोज। 1883 ईस्वी में यह पुस्तक आई थी। और इससे पहले किसने लिखा था हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, और क्या नाम था उनका हमने पूरी डिटेल में उसको पढ़ लिया था। और पुस्तक का क्या नाम था वह भी हमने देखा था। क्या नाम था? घासाद तानसी। हमने देखा था उनकी पुस्तक का नाम था इस्तवार द लाल लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी। इस प्रकार की उन्होंने पुस्तक लिखी थी। और उसके बाद दूसरी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण यह थी। इसमें सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि इस पुस्तक में हिंदी साहित्य का पहला कवि, प्रश्न आता है शिव सिंह सेंगर के द्वारा हिंदी साहित्य का पहला कवि कौन था? किस विद्वान को उन्होंने हिंदी साहित्य का पहला कवि माना था? तो कई सारे नाम मिलते हैं। या तो पुष्प कहते हैं उनको, पुंड भी कहते हैं, और पुष्पदंत, कई सारे नाम आते हैं। पुष्प, पुंड या फिर पुष्पदंत हिंदी साहित्य का पहला कवि माना जाता है। किसके अनुसार? ठाकुर शिव सिंह सेंगर के अनुसार। और यह जो ग्रंथ लिखा, इसमें भी विधिवत काल परिचय नहीं दिया गया है, काल विभाजन नहीं किया गया है, और जो भी कवि परिचय दिए गए हैं वे मात्र अल्फाबेटिकल जमाए हुए लिखे थे। जैसे घासाद तानसी ने लिखा था अल्फाबेटिकल, इसी प्रकार से उन्होंने भी परिचय दिया था। कुल कवि परिचय इन्होंने दिया है कुल कवि परिचय लगभग 1003 कवियों का कवि परिचय इस ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है। और इसमें भी वही कमी रही जो उनसे पहले वाले घासाद तानसी में थी कि कालक्रम के अनुसार कवियों का परिचय उन्होंने नहीं दिया था, अल्फाबेटिकल दे दिया था। उसके पश्चात जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल महोदय जो थे, उन्होंने इस ग्रंथ को वृत्त संग्रह मात्र कहकर पुकारा था। हमने देखा घासाद तानसी, उस ग्रंथ को भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह मात्र कहा था,
उसके पश्चात जो अगला ग्रंथ आया ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा, शिव सिंह सरोज, इस ग्रंथ को भी उन्होंने वृत्त संग्रह मात्र कहा, अर्थात कि विधिवत कवि परिचय इसमें नहीं दिया गया है। इसको हम एक वास्तविक ग्रंथ ऐसा जो हमें हिंदी साहित्य का इतिहास बता सके ऐसा उन्होंने नहीं माना था, तो उसको भी वृत्त संग्रह मात्र कहा था। फिर उनके पश्चात आगे जाकर के हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले थे, तो दोस्तों शिव सिंह सेंगर के पश्चात हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले कवि थे या फिर विद्वान थे, उनका नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय ने सन 1888 में एक पुस्तक लिखी थी, 1888 ईस्वी में। पुस्तक का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह जो पुस्तक थी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस पुस्तक के लेखक कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। पुस्तक कब लिखी थी? सन 1888 ईस्वी में। यह जो पुस्तक थी, इस पुस्तक को प्रकाशित करने वाली जो संस्था थी, इसके प्रकाशक जो माने जाते हैं, एक पत्रिका आती थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इस पत्रिका के विशेषांक के रूप में इस ग्रंथ को प्रकाशित किया गया था। तो प्रकाशक कौन था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 1888 ईस्वी में। और यह जो पुस्तक आई थी, इसकी भाषा कौन सी थी? यह जो पुस्तक आई थी अंग्रेजी भाषा में आई थी, और इसमें कुल कवि परिचय जो दिया गया है हिंदी साहित्य के इतिहास का, या फिर हिंदी साहित्य के कुल कवि परिचय जो दिए गए हैं, इसमें 952 कितने कवि परिचय दिए गए हैं? 952। और इसमें से केवल 66 नए कवि हैं। बाकी जो सभी कवि परिचय इन्होंने दिया है, इससे पहले हमने जो जिसके विषय में पढ़ा था शिव सिंह सेंगर, उनकी पुस्तक से ही लिए गए हैं। बाकी सभी कवि शिव सिंह सरोज पुस्तक से लिए गए थे। तो जो कुल कवि परिचय है 952, और इसमें से भी 66 जो कवि थे वे शिव सिंह सरोज की पुस्तक से सीधे इन्होंने ले लिए थे। तो इस प्रकार से यह इनका प्रमुख ग्रंथ था। ग्रंथ और इसको छापने वाली कौन सी संस्था थी और कौन सी भाषा में छपी थी, इस पुस्तक का नाम और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इसके लेखक कौन थे, यह हमें महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस ग्रंथ की यह है कि सबसे पहले हिंदी साहित्य में काल विभाजन का काम किसने किया था? तो नाम आता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इससे पहले हमने 2 रचनाएं पढ़ी हैं, उसमें काल विभाजन नहीं किया गया था। कवि परिचय दिया गया था, परंतु अल्फाबेटिकल आकार आदि शैली में उन्होंने कवि परिचय दिया था, परंतु काल विभाजन उन्होंने नहीं किया था। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले काल विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा यह किया गया था। तो इस ग्रंथ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हम कहें तो इसमें यह रही कि हिंदी साहित्य के इतिहास में या फिर हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम
काल विभाजन का प्रयास किसके द्वारा किया गया? सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय के द्वारा किया गया था। और यह जो काल विभाजन का प्रथम प्रयास था, यह वास्तव में काल विभाजन नहीं था, परंतु एक प्रथम प्रयास के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह एक प्रथम काल विभाजन था, क्योंकि इसमें भी जो काल विभाजन इनके द्वारा किया गया वह विभिन्न प्रकार के अलग अलग ग्रुप वाइज जिन्होंने रचनाएं लिखी थी उस कालक्रम के अनुसार उस कवि को बांट दिया था, फिर उसमें सम्मिलित करके उनको परिचित करवाया था। परंतु इन्होंने अपने काल विभाजन में प्रत्येक बिंदु को एक अलग अध्याय के रूप में लिख करके उसकी समय सीमा निर्धारित कर ली थी। अर्थात कि इन्होंने जो काल विभाजन किया था वह वास्तव में काल विभाजन नहीं था, प्रत्येक बिंदु को उन्होंने एक अलग अध्याय के रूप में निर्धारित करके सबकी अपनी अपनी समय सीमा निर्धारित कर दी थी। विभिन्न प्रकार की एक जैसी रचनाएं मिल गई तो उसको उन्होंने एक अध्याय मान लिया और उसी के अनुसार एक कालक्रम के अनुसार उन्होंने सभी को बांट दिया था। परंतु कुछ भी कहें, सर्वप्रथम काल विभाजन का जो प्रयास किया गया था वह जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय के द्वारा किया गया था, यह हमें ध्यान रखना है। तो जैसा कि हमने देखा कि कुछ भी कहें अपन, परंतु हिंदी साहित्य के इतिहास को पहली बार कालों में विभाजित करने का जो प्रयास किया था वह तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन महोदय के द्वारा ही किया गया था। तो उन्होंने जो काल विभाजन किया था, कौन कौन से कालों में हिंदी साहित्य के इतिहास को उन्होंने बांटा था, तो वह है, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ को कुल कितने अध्यायों में विभाजित किया था? 12 अध्यायों में विभाजित किया था। और उन सबके नाम हमें याद रखने हैं। पहला हम लिखते हैं उसका समय और काल का नाम, चारण काल। पहली बार काल विभाजन का प्रयास और उनके पहले काल का नाम था चारण काल और उसकी समय सीमा इन्होंने निर्धारित की थी 700 से 1300 ईस्वी। फिर दूसरा काल उनके द्वारा जो 15वीं सदी का पुनर्जागरण काल। फिर तीसरा जायसी की प्रेम कथा। फिर चौथा जो है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, इसकी समय सीमा उन्होंने बताई थी 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। फिर नंबर 5 मुगल दरबार। फिर नंबर 6 तुलसीदास। नंबर 7 रीतिकाल 1580 से 1682 ईस्वी तक। ये 7 हो गए। उसके बाद तुलसीदास जी के बाद वाले जो कवि, उनका समय 1600 से 1700 ईस्वी तक।
फिर नंबर 9 पे तुलसीदास जी हो गया। फिर 18वीं सदी 1701 ईस्वी से लगा करके 1800 ईस्वी तक का काल। फिर नंबर 10 कंपनी के काल का भारत कंपनी अर्थात कि ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके समय में जो साहित्य रचना हुई उसको 10वें नंबर पर। फिर नंबर 11 महारानी विक्टोरिया के शासन का हिंदुस्तान। इस प्रकार से इस ग्रंथ को कुल 11 अध्यायों में विभाजित किया है, जिसको हमने क्रमानुसार इस प्रकार से लिख करके याद कर लिया है। अब इस ग्रंथ में भी बहुत सारी कमियां रही थी, वो मैंने पहले ही बता दी कि इसमें काल क्रम का रेगुलेट नहीं थी, क्योंकि जो कवि परिचय दिया गया है, जिस प्रकार से एक समूह विशेष के जो एक जैसी रचनाएं थी उनको संगठित करके उन्होंने एकदम से अलग नाम दे दिया। जैसे तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि, और उससे पहले तुलसीदास का समय हमने देख लिया था, तो उनके बाद जैसे 18वीं सदी 1701 से 1800, और उससे पहले ये, तो किसी काल क्रम के अनुसार विधिवत तरीके से उन्होंने काल विभाजन नहीं किया था, परंतु एक नई परंपरा को उन्होंने स्टार्ट किया था कि भाई काल क्रम के अनुसार विभिन्न समय के मान्यता रखते हुए अपन हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित करें। तो इस प्रकार से यह प्रथम प्रयास इनके द्वारा किया गया था। तो कई लोगों ने इन संबंधित बहुत सारी कमियां बताई हैं, और वे क्या क्या कमियां थी। सबसे पहले तो कहा जाता है कि यह जो ग्रंथ था, इस ग्रंथ में आदिकाल और अपभ्रंश काल, जो हिंदी साहित्य का आदिकाल चला और अपभ्रंश जो काल चला, हिंदी साहित्य का आदिकाल और अपभ्रंश काल, इन दोनों कालों को इन्होंने सम्मिलित कर लिया था। इन दोनों के जो कवि थे, काल के कवियों को सम्मिलित कर लिया था, क्योंकि आदिकाल अलग है और अपभ्रंश काल अलग है, परंतु जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे उन्होंने इन दोनों कालों को मिला करके एक समान प्रस्तुत किया था। यह उनकी प्रमुख कमी थी। फिर दूसरी कमी नजर आती है, उन्होंने, और दोस्तों इनकी जो दूसरी कमी हमें नजर आती है वह है 14वीं सदी जो थी उसके विषय में उन्होंने किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की है। तो नहीं की, अर्थात कि 14वीं सदी को वे बिल्कुल भूल ही गए थे, इसके विषय में उन्होंने कुछ लिखा नहीं है। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि 14वीं सदी में हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित या फिर हिंदी साहित्य से संबंधित कोई रचना ही नहीं हुई, तो उसको कैसे भुला दे अपन। तो यह उनकी बहुत बड़ी कमी हमें नजर आती है इस ग्रंथ की। फिर यह जो काल विभाजन उनके द्वारा किया गया, काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव हमको इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। इस ग्रंथ के जो 11 अध्याय हमने अभी पढ़े, वे किसी प्रकार का कोई काल विभाजन या फिर किसी काल का नाम न होकर के हमें सिर्फ वे शीर्षक मात्र लगते हैं। काल विभाजन का नामकरण केवल कवियों से संबंधित शीर्षक मात्र नजर आते हैं। इस प्रकार से इस ग्रंथ में भी बहुत सारी कमियां थी। आदिकाल और अपभ्रंश काल, इन दोनों कालों को उन्होंने मिला लिया था। 14वीं सदी के बारे में उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। काल विभाजन जो है वो बिल्कुल वैज्ञानिकता का अभाव नजर आता है। काल विभाजन का नामकरण तो किया गया, परंतु यह जो नामकरण किया गया है वह किसी समूह विशेष के कवियों के संबंधित ही नजर आता है, अर्थात कि यह शीर्षक मात्र हम कह सकते हैं। काल विभाजन में कालों का नाम इसको नहीं कह सकते हैं। इस प्रकार से कुछ कमियों के साथ में यह ग्रंथ प्रस्तुत किया गया था। और एक बात इनसे संबंधित मैं बता दूं आपको
कि भक्ति काल जो था हिंदी साहित्य के इतिहास में, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहने वाले महोदय थे जॉर्ज ग्रियर्सन। बहुत बार प्रश्न आ चुका है कंपटीशन एग्जाम में और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कि भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा किसने दी थी, तो हमें याद रखना है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो इस प्रकार से यह जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का इतिहास और ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखित पुस्तक और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमने देख ली है। अब आगे जाकर के हम अगले कवि के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास के परिचय को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,